गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3। मतलब कि मैंने इससे पहले 2 लेक्चर्स आपको दे दिए हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3। तो ध्यान दें, जिन बच्चों ने भी वो पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो आई बटन को क्लिक करके पुराने लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ए रेशियो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी। इसका मतलब क्या होता है, ए अनुपात बी समानुपाती होगा किसके, सी अनुपात डी के। ध्यान देंगे, समानुपाती का मतलब क्या होगा, समान प्लस अनुपात। समझ में आया क्या, समान अनुपात मतलब अगर कोई भी दो अनुपातों की आप तुलना करते हो और उनको बराबर करते हो, उनकी समता को क्या कहा जाता है, समानुपात कहा जाता है। यानी कि इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनलिटी। समझ रहे हैं क्या, ये चीज़ मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो ये ए है और ये जो डी है, इनको क्या कहा जाता है भाई, चरम पद। क्या कहा जाता है, चरम पद, यानी कि एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम टर्म्स, ध्यान देंगे एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, ये बी और सी ये दोनों क्या है, मध्य में है ना, तो इनको क्या आप कहते हैं, मध्य पद। मध्य पद यानी कि मिडिल टर्म्स या मीन टर्म्स। ठीक है, जो भी आप कहना चाहें। ऑलराइट, तो इतना हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देख लिया था। हम आगे बढ़ते हैं, आज आगे बढ़ेंगे। अगर ए अनुपात बी है और सी अनुपात डी है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ए अनुपात डी बराबर होगा बी गुणा सी, सॉरी ए गुणा डी बराबर होगा बी गुणा सी के। ऐसा क्यों हो रहा है आप ध्यान देंगे, इसको मैं आपको दोबारा लिख कर दिखा देता हूँ। ए अनुपात बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए बटे बी, और वैसे ही सी अनुपात डी को आप लिख सकते हैं सी बटे डी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ ये ऊपर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो इसका आ गया क्या, ए इंटू डी बराबर सी इंटू बी। ठीक है, ठीक इसी चीज़ को मैं थोड़ा स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट में क्या लिख रहा हूँ मैं, अंतिम पदों का गुणन। ठीक है, अंतिम पदों का गुणनफल, ठीक है, बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। समझ रहे, मतलब कि आखिरी के पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है, मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। समझ रहे हैं इस बात को। इसी को इंग्लिश में लिख दूं तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सट्रीम टर्म, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम टर्म्स मतलब कि चरम पद है ना, अंतिम पद या चरम पदों का गुणन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स विल बी इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिडिल टर्म्स। किसका, मिडिल टर्म्स का। इसको नोट डाउन कर लेंगे नोट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और जानेंगे। सबसे पहला है मध्यानुपाती, दूसरा है चतुर्थानुपाती और तीसरा है तृतीयानुपाती। ठीक है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल एंड थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, ध्यान देंगे मैं क्या बता रहा हूँ आपको। मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकलता है, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूँ ए अनुपात बी समानुपात है किसके, सी अनुपात डी के। समझ रहे हैं, या ऐसा बोलूँ ए अनुपात बी समानुपात है बी अनुपात सी के। ठीक है, क्यों लिख रहा हूँ ऐसा देखते जाओ। तो आप क्या कह सकते हो, ए बटे बी बराबर होगा बी बटे सी के। होगा या नहीं होगा, समझ रहे। वैसे ही आप क्या लिख सकते हो, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो मध्य पद का गुणन मतलब बी इंटू बी, मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंतिम पद का गुणन मतलब चरम पद का गुणन मतलब ए इंटू सी। ठीक है, एक्सट्रीम टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन। तो बी स्क्वायर बराबर आ गया ए इंटू सी, इंप्लाइज बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए सी। समझ रहे हैं, अंडर रूट ए इंटू सी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी बी की। तो यहाँ पे ये जो बी है ना, ये जो बी है इसी को क्या कहते हैं, मीन प्रोपोर्शनल यानी कि मध्यानुपाती कहा जाता है। समझ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सवाल देखिए आपको ऐसा दिया जाएगा, समझ रहे हैं, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात, या ऐसा बोलूँ वन रेशियो एक्स रेशियो फोर। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि इसका मध्यानुपात यानी कि एक्स क्या होगा। समझ रहे हैं, क्वेश्चन देख पा रहे हैं आपको। ठीक है, 1:x/4 अगर आपको दिया हुआ हो तो आपको पूछेगा कि आप बताइए कि इसका मध्यानुपात x कितना होगा। तो आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1:x विल बी प्रोपोर्शनल टू x/4। समझ रहे हैं, इसका मतलब आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4 इंटू 1, एक्स मतलब आ गया अंडर रूट 4 यानी कि 2। तो ये आ जाएगा इसका मीन प्रोपोर्शनल। समझ रहे हैं क्या, मीन प्रोपोर्शनल इस प्रकार से आ जाएगा। अगर इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो इसका आंसर आने वाला है 1:2:4।
4। समझ में आया क्या? तो ये है आपका मीन प्रोपोर्शनल, यानी कि ये क्या है, इन दोनों का मीन है। समझ में आया क्या? ये क्या है, इन दोनों रेशियोज का मीन है। इस टाइप के प्रोपोर्शनैलिटी को क्या कहा जाता है, मीन प्रोपोर्शनल कहा जाता है, यानी कि मध्यानुपाती कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को? आगे बढ़ते हैं। दूसरा है चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ ए अनुपात बी है और वो समानुपात है किसके, सी अनुपात एक्स के। ठीक है, सी अनुपात डी नहीं, सी अनुपात एक्स है। मतलब कोई भी आपको तीन वैल्यूज दिए रहेंगे, ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, सी भी दिया रहेगा, लेकिन आपको पूछेगा चौथी वैल्यू क्या होगी। समझ रहे, चौथी वैल्यू क्या आने वाली है ये आपको पूछेगा। तो अगर मैं आपको बोलूँ एक फोर्थ प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन आपके सामने रख दूँ, तो वो इस प्रकार आएगा। 6, 8 और 15 दिया है आपको, 6, 8 और 15 दिया हुआ, ये तीन पद दिए हुए, ऐसे ही देगा क्वेश्चन में। 6, 8 एंड 15 आर गिवन। आपको बताना है कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। क्या? फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी कि चतुर्थानुपात क्या होगा इसका, कैसे निकलेगा? आपको जब भी ऐसा दिया हो तो चतुर्थानुपात मतलब चौथा टर्म कैसे आने वाला है, 6 अनुपात 8 कर लीजिए, ये समानुपात होगा 15 अनुपात एक्स के। समझ में आया क्या? ये समानुपात होगा 15 अनुपात एक्स के। तो आप लिख सकते हैं 6 अनुपात 8 बराबर 6/8 बराबर 15/x। सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब ये आगे सॉल्व कर सकते हो, x बराबर आ जाएगा 15 इंटू 8/6। ठीक है, तो ये 2 जा 3, 5 जा 15। ठीक है, ये आ गया 5 8 40 और बाई 2 मतलब कि 20। ठीक है, तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि 6:8 समानुपाती 15:20, ये हो गया आपका क्या, ये जो आया 20 ना, ये क्या कहलाएगा आपका, ये क्या कहलाएगा, यही है आपका चतुर्थानुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल। समझ में आया क्या? फोर्थ प्रोपोर्शनल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो अनुपात आ रहा है आपका 6:8 विल बी इक्वल टू 15:x। तो आपको ये बताना है कि वो x का मान क्या है जिसके लिए ये दोनों अनुपात बराबर हो। थोड़ा हैवी हो रहा है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, मतलब तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तृतीय अनुपात कैसे निकाला जाता है, मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। दिया रहेगा क्वेश्चन 15, 20 एंड फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। समझ रहे हैं, 15, 20 एंड फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। इसका थर्ड प्रोपोर्शनल आपको फाइंड करना है, यानी कि तृतीय अनुपात फाइंड करना है। तो जब भी आप तृतीय अनुपात फाइंड करते हैं तो आप मान के चलिए कि ये दिया है आपको ए, ये दिया है आपको बी, और आपको क्या चाहिए, एक सी टर्म चाहिए। लेकिन वो सी टर्म किस प्रकार दिखाई देगा, A/B विल बी इक्वल टू B/C। समझ रहे हैं, B/C। यहां पे अब ये जो सी टर्म आने वाला है ना, ये क्या कहलाएगा आपका थर्ड प्रोपोर्शनल। ये क्या कहलाएगा आपका थर्ड प्रोपोर्शनल। क्यों कहला रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल? देखो, फोर्थ प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल में फर्क क्या है। वहां पे था आपका A/B प्रोपोर्शनल टू C/D। समझ में आया क्या? वहां टोटल 4 टर्म्स आने वाले थे। लेकिन जब भी ऐसा होता है कि B और C एक बराबर हो जाए, बी और सी क्या हो जाए, समान हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन में नहीं डालते उसको थर्ड प्रोपोर्शनल क्वेश्चन में देते हैं। कैसे होगा, A/B और B/, यहाँ पे भी क्या आएगा, सी की जगह बी आएगा, तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं A/B अनुपात B/C। समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पे जो ये टर्म आने वाला है, ये जो सी है, इसको अब हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल कहते हैं। समझ में आया क्या? इसको फोर्थ प्रोपोर्शनल नहीं कहा जाता, इसको थर्ड प्रोपोर्शनल कहा जाता है। तो अब थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे आ जाएगा, 15, 20 आपको दिया हुआ है, ए की जगह 15, बी की जगह 20, और ये समानुपात होगा बी की जगह फिर से 20 और सी की जगह पे मान लीजिए सी है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हो, मतलब 15/20 बराबर 20/सी का वैल्यू कितना है पता नहीं। तो आप सी के लिए सॉल्व करेंगे, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सी के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सी बराबर 20 इंटू 20/15। ऑल राइट, सी बराबर आ जाएगा 20 इंटू 20/15। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। समझ रहे हैं कितनी आएगी इसकी वैल्यू, 20 कुछ फ्रैक्शन में आएगा। समझ रहे हैं, कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू आने वाली इसकी, करने पे मिलेगा 26/2/3। ठीक है, आप भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, 26/2/3 वैल्यू मिलने वाली है आपको, तो ये दशमलव में आएगा। साफ बात है, हमको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सी की वैल्यू आ गई 26/2/3। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं सिंपली एक एक क्वेश्चन बताते जाता हूँ, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, 6 और 54 का मध्यानुपात यानी कि मीन टर्म क्या होगा। समझ रहे हैं, 6 और 54 दो पद दिए हुए, आपको इसका क्या चाहिए, मीन प्रोपोर्शनल चाहिए। ठीक, तो हम लोगों ने मीन प्रोपोर्शनल के लिए अभी अभी क्या देखा था, B² बराबर √AC, यानी कि सॉरी B बराबर √AC। तो B क्या था आपका, मीन प्रोपोर्शनल था, यानी कि आ जाएगा ये 6 × 54। समझ रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करो, वैल्यू आ जाएगी। ठीक, गुणा 54 मतलब 6 × 9। ठीक है,
6 गुणा 6 गुणा 9, इसको और सिंपल कैसे लिख सकते हो, 6 बाहर आ जाएगा 2 6 का, और यहाँ 9 मतलब कि √9 कितना होता है, 3 होता है, तो 6 3 18 आ गया वैल्यू। ठीक है, तो आपको मीन प्रोपोर्शनल बी कितना मिल गया भाई, 18 मिल गया। ठीक, मीन प्रोपोर्शनल बी कितना मिल गया, 18 मिल गया। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला से हो गया। अगर मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था उसके अनुसार जाऊँ मैं, तो क्या हो जाएगा भाई, 6 रेशियो समथिंग आएगा आपका x, ये क्या होगा आपका मीन प्रोपोर्शनल है मान लेते हैं, और वैसे ही x रेशियो 54। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो भी क्या आ जाएगा, 6/x बराबर x/54 इम्प्लाइज x² बराबर 6 × 54, और यहाँ पे x बराबर आ जाएगा √6 × 54। ठीक है, वही मीनिंग है। एक बार फॉर्मूला बताया, एक बार नहीं बताया। ठीक है, तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मीन प्रोपोर्शनल मतलब ऐसा प्रोपोर्शनलिटी जो बीच में आएगा, ऐसा प्रोपोर्शनलिटी बीच में आएगा जो कि दोनों को बराबर करता हो, दोनों प्रोपोर्शनलिटी को इक्वेट करता हो। समझ रहे हैं, 6:x और x:54 क्या आएंगे, आपस में बराबर आएंगे। समझ रहे हैं, ये 6:x और x:54 आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो ये जो बीच का x टर्म है जो दोनों जगह कॉमन है, इसी को क्या कहा जाता है, मीन प्रोपोर्शनल कहा जाता है, यानी कि मध्यानुपात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, बोल रहा है कि 7 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, आपको बताना है फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी कि चतुर्थानुपात बताना है आपको। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया था फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, A:B अगर आपको दिया और वो समानुपात है C:D के, तो ये जो D टर्म होता है इसी को कहते हैं हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी कि चतुर्थानुपात कहा जाता है। तो A:B क्या है, 7:3 बराबर 21:x, सॉरी, ठीक है, बराबर 21:x, मतलब 7/3 बराबर क्या आ जाएगा, 21:x आ जाएगा। सिंप्लीफाई करो x के लिए, क्या आ जाएगा ये, 21 × 3/7, तो 7 3 21, x का वैल्यू आ गया 9। समझ रहे हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 9। ऑलराइट, आई होप आपको एक क्लैरिटी आ गई है कि ये चतुर्थानुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये आ गया x = 9। ठीक, यानी कि चौथा टर्म जो आने वाला है वही चतुर्थानुपात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं से थर्ड प्रोपोर्शनल समझने के लिए क्या होता है। आपको मैं बोल रहा हूँ एक टर्म है 16 और दूसरा टर्म है 36, आपको बताना है इसका थर्ड प्रोपोर्शनल यानी कि तृतीय अनुपात क्या होगा। समझ रहे हैं, यानी कि 16:36 अनुपात एक ऐसा m लेकर आइए जो कि इनके अनुपात को समान अनुपात में बांटता है। समझ रहे हैं, कैसे बनेगा, इसको मैंने बताया था आपको थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे आता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 16:36 विल बी इक्वल टू 36 समथिंग। समझ रहे हैं, 36 समथिंग मतलब कि m। तो ये जो आएगा अब आपका, ये क्या होगा, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल नहीं, ये थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाता है। क्यों कहलाता है थर्ड प्रोपोर्शनल, क्योंकि मध्य के जो दोनों पद थे b और c, दोनों क्या है, बराबर है। दिख रहा है क्या, दोनों बराबर है। इसीलिए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को किस में लेते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल में लेते हैं। उसको डायरेक्टली पूछता है आपसे कि 16 दिया है, 36 दिया, तो आप बताइए थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, 16:36 और यहाँ पे समानुपात 36:m, यानी 16:36 प्रोपोर्शनल टू 36 वॉट यानी कि m। तो आप m के लिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, 16/36 बराबर 36/m। m के लिए जब सॉल्व करेंगे तो m आ जाएगा आपका 36 × 36/16। सिंप्लीफाई करो इसको, कितने बार में जाएगा, ये 4 बार में और ये आ गया 9 बार में। ठीक, और वैसे ही 4 बार में ये भी जाएगा 9 बार में, तो 9 × 9 समझ में आया, 81। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका प्रोपोर्शनलिटी के लिए। ठीक है, 16:36 और 36:81 विल बी क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। समझ में आया क्या, वेरिफिकेशन करना चाहो तो कर सकते हो। 16:36 आ गया और यहाँ पे 36:m, m का मतलब क्या है, 81 आया। तो अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो LHS और RHS बराबर आना चाहिए, यानी कि बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर आना चाहिए। कैसे आएगा, देखो 16:36 मतलब ये आ गया 4/9 और ये भी आ गया 4/36, मतलब 9 चौक 36 और यहाँ पे 9 नहीं 81, तो ये भी आ गया 4/9। ठीक है, आई होप आपको एक क्लैरिटी आ गई है कि मीन प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है और इन तीनों में क्या क्या अंतर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पे फाइंड द नंबर हुज मीन प्रोपोर्शनल इज 24 एंड थर्ड प्रोपोर्शनल इज 192। तो आपको ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका क्या हो, मीन प्रोपोर्शनल यानी कि मध्यानुपात कितना हो, 24 हो, और थर्ड प्रोपोर्शनल यानी कि तृतीय अनुपात क्या हो, 192 हो। कैसे सॉल्व करेंगे, आपको दिया हुआ है कि मीन प्रोपोर्शनल यानी कि b, मान लो क्वेश्चन आपका इस टाइप से बनेगा, A:B और समानुपात होगा B:C के। ठीक है, ध्यान दो ये थर्ड प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये फॉर्मेट लिया हुआ है। ठीक है, ABCD नहीं लिया, A:B B:C लिया, क्योंकि ये थर्ड प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। तो A:B बराबर B:C। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है भाई, देखो मीन प्रोपोर्शनल यानी कि मध्यानुपात दिया हुआ है। तो मध्यानुपात आपको पता है क्या होता है, b होता है, b बराबर दिया है 24, और वैसे ही आपको c बराबर क्या दिया है, थर्ड प्रोपोर्शनल कौन सा होता है, c होता है। समझ रहे, इस टाइप के क्वेश्चन में थर्ड प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं, c को बोलते हैं। तो ये दिया हुआ 192। अब आपको भाई बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी। समझ रहे हैं,
ए की वैल्यू क्या होगी, तब आपका ए बी और सी तीनों आ जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी। ठीक है, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बी इंटू बी यानी कि 24 इंटू 24 अपॉन में बटे में सी आ जाएगा कितना 192। सिंप्लीफाई करो, ये तो सीधे सीधे कट रहा है, 24 एकम 24 और ये 24 अट्ठे 8 एकम 8 8 3 24। ठीक है, तो ये आ गया वैल्यू 3। ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। समझ रहे हैं इस बात को। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ मिल चुके हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन कहते आ जाएगा ए बराबर आ जाएगा 3, बी बराबर आ जाएगा 24 और सी बराबर आ जाएगा 192। ठीक है, अब आपका ये फॉर्मेट बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे रख लो 3, यहाँ रख लो 24, मतलब 1:8 आ गया, और यहाँ रख लो 24 और यहाँ रख लो 192, मतलब ये भी फिर से क्या आ जाएगा 1:8 आ जाएगा। समझ रहे हैं क्या, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड मीन प्रोपोर्शनल क्वेश्चन एक साथ आ गया यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अब आगे पढ़ते हैं एक और टॉपिक, इनवर्स प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपात क्या होता है। आप इसको देखो कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, y। ठीक है, ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है यानी कि अनुपात समानुपात का साइन है। ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में भी। आगे बढ़ते हैं, x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y। ठीक है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x बराबर, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो आपको एक अचर पद यानी कि कांस्टेंट लेकर आना पड़ता है। वो कांस्टेंट क्या होगा, हम लोग मान लेते हैं k। तो x बराबर k बटे y, ये आ गया आपका रिलेशन। समझ रहे हैं, यहाँ पे k क्या है, अचर है। ठीक है, अचर है, अचर का मतलब कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। समझ रहे हैं, ये चर नहीं है, ये अचर है, मतलब इसका एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, ये वैल्यू परिवर्तित होने वाला नहीं है। जबकि यहाँ पे x और y क्या है, चर है, इनकी वैल्यू परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे मैं बस इतना ही बताना चाह रहा था। आप देखो x बराबर k/y, ये आपका हो गया एक रिलेशन। अभी मैं यहाँ पे आपको बोलूँ इसका एग्जाम्पल क्या है सर, इसका एग्जाम्पल कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो मान लो आपके पास क्या है, आपके पास 100 रुपये हैं। ठीक है, आपके पास कितने 100 रुपये हैं, और आपको मम्मी ने बोला कि शक्कर लेकर आओ। क्या लेकर आओ, शक्कर। और मैं आपको बोलूँ कि अगर शक्कर 25 रुपीज़ के जी है, 25 रुपये पर केजी है, अगर 100 रुपये है आपके पास, तो आप 25 की दर से कितना केजी खरीद सकते हो भाई, 4 केजी। अगर आपके पास फिर भी 100 ही रुपये हैं, तो आप 50 की दर से कितना केजी खरीद सकते हो, 2 केजी। मैं बोलूँ अगर आपके पास 100 ही रुपये हैं और केजी क्या है 100 रुपीज़ पर केजी है, तो आप कितना केजी खरीद पाओगे, 1 केजी। तो यहाँ रिलेशन क्या बढ़ रहा है, ये आपका के की वैल्यू आ रही है, ये आपकी वाई की वैल्यू आ रही है। ठीक है, और ये आपका एक्स की वैल्यू आ रही है। तो इस टाइप के रिलेशन को क्या कहा जाता है, व्युत्क्रमानुपात। किसके किसके बीच रिलेशन, y और x के बीच में। देखो यहाँ y और x के बीच में रिलेशन किस टाइप का, इनवर्स प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है। तो यहाँ पे अब आप देख लो x बराबर क्या लिख सकते हैं, k/y। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 25 अगर रखूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ रहे हो, अगर यहाँ पे 4 kg चाहिए तो 100 में इसको कितना रेट रखना पड़ेगा, 25। अब मैं बोलूँ नहीं सर इसका रेट बढ़ाइए, इतने में मिलता ही नहीं है, इतने में मिलता ही नहीं है, इसका रेट सर 50 है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 kg आ जाएंगी। समझ रहे हो, 50 रुपये केजी के हिसाब से आप 100 रुपये में कितने किलो खरीद पाओगे, 2 kg। मतलब अगर आपने 25 की वैल्यू को बढ़ाया 50 किया तो कितना केजी आ रहा है, ये घट रहा है। 4 से 2 हो गया ना, ये 4 से 2 हो गया, ये 25 से 50 हो गया। अगर यहाँ पे जो हर में वैल्यू है ये बढ़ेगी तो अंश की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। समझ रहे हो, ये बात समझ में आई क्या। ठीक है, आगे देखो, वैसे ही मैं बोलूँ नहीं सर 50 भी नहीं है, इसका रेट जो है 100 रुपये केजी है। आपने गलत बोला, 100 रुपये मेरे पास है, लेकिन इसका रेट क्या है, 50 रुपये केजी नहीं है, इसका रेट 100 रुपये केजी है। मतलब ये 50 का है, अब और बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे आप 50 की जगह 100 हो गया तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा, कितना क्वांटिटी आप ले पाओगे, 1 kg ले पाओगे। समझ रहे हो, मतलब ये जो 2 है ये और कम हो जाएगा, कितने पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। कम हुआ या नहीं हुआ। तो इस टाइप के रिलेशन को क्या कहा जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो एक और एग्जाम्पल दिखा रखा हूँ आपके सामने, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को मानो k, टाइम को मानो y, और यहाँ पे स्पीड को मानो x। रिलेशन फिर वही आ रहा है। अगर आपकी डिस्टेंस, आपके स्कूल से लेके आपके घर तक की डिस्टेंस मान लो 100 किलोमीटर है, अगर आप धीमी चाल से चलते हो तो टाइम कितना लगेगा, ज़्यादा लगेगा, है ना। और अगर आप तेज चाल से चलते हो, मतलब इसको बढ़ाते हो, तो टाइम कितना लगेगा, कम लगेगा। इस टाइप के रिलेशन को कहा जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मैं अब आपको समझाऊंगा MDH बेस्ड क्वेश्चन। MDH बेस्ड क्वेश्चन ये क्या होता है भाई, M मतलब है मैन, D मतलब है डेज, एंड H मतलब है आवर्स। समझ रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको आदमियों की संख्या दी जाएगी, समय दिया जाएगा दिन, और पर डे कितने घंटे काम करते हैं ये दिया जाएगा, और इसके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इनको बोलते हैं MDH बेस्ड क्वेश्चन। ये आपके इसी चैप्टर में दिया हुआ है, और ये आपको आगे
बहुत बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो इन टॉपिक के लिए मैं आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। अ टास्क इज कंप्लीटेड बाय 45 लेबर्स इन 24 डेज इफ दे वर्क 6 आवर पर डे। हाउ मैनी लेबर्स विल बी नीडेड टू कंप्लीट द टास्क इन 15 डेज इफ दे वर्क 8 आवर्स एवरी डे। समझ रहे हैं? क्वेश्चन हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं। एक कार्य को कितने लेबर्स कर रहे हैं? 45 लेबर्स कर रहे हैं, यानी कि श्रमिक कर रहे हैं। और कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में कर रहे हैं, 24 डेज में। और पर डे कितने घंटे काम करते हैं? 6 आवर्स काम करते हैं। तो अब आपको बताना है उसी कार्य को कितने लेबर्स, एक्स लेबर कितने लेबर्स करेंगे अगर कार्य 15 दिन में होना चाहिए, और पर डे कितने घंटे काम करने चाहिए भाई? 6 घंटे। समझ रहे हो? तब आपको बताना है कि पहले 45 काम करे तो अब कितने काम करने चाहिए ताकि 15 दिन में कार्य हो जाए और समय कितना लगे? 6 घंटे पर डे ही लगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा भाई? कार्य तो एक ही है, कार्य तो एक ही है। सॉल्व कैसे होगा? देखो भाई, आपका वर्क डन, एक कार्य कैसे हो रहा है? 45 लेबर्स कर रहे हैं कितने दिनों में? 24 दिन में। और पर डे कितने घंटे? 6 घंटे। तो ये क्या आ गया? क्षमता आ गई। ये क्या आ गया? क्षमता। 45 मतलब क्षमता, क्योंकि जितने लेबर्स रहेंगे उतनी ज़्यादा क्षमता है कार्य करने की। समझ रहे हो आप? तो ये क्या होगी? क्षमता, यानी कि एफिशिएंसी। और वैसे ही ये 24 इंटू 6 मतलब कितना हो गया? 72। और ये क्या है? आपका समय है, यानी कि टाइम है। अभी याद करो, पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? वर्क, कार्य बराबर क्षमता गुणा समय। ये पढ़ाया था क्या? टाइम इंटू एफिशिएंसी। यही होता है वर्क डन आपका। तो भाई 45 लेबर है, अगर मैं 45 की जगह 90 लेबर्स कर दूँ तो क्षमता बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और वैसे ही समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपको वही चीज़ तो बतानी है कि इस कार्य को 45 लेबर 24 दिन 6 घंटे में कर रहे हैं, तो आपको कितने लेबर्स लगेंगे अगर इसी कार्य को 15 दिन 6 घंटे में करना है? तो समझ में आया क्या? तो भाई कार्य जब पहली स्थिति में और दूसरी स्थिति में बराबर है, मतलब LHS क्या है? दोनों स्थिति में बराबर है, कार्य तो वही है। तो आप इसको क्या कर सकते हो? बराबर कर सकते हो क्या? हाँ, तो 45 लेबर्स गुणा समय कितना हो गया? 24 गुणा 6। ये किसके बराबर होगा? एक्स लेबर्स। समय कितना हो जाएगा? फिर से 15 दिन और साथ में 6 घंटे। समझ रहे हो? तो अब आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो? एक्स क्या है? ये भी लेबर्स ही है। तो भाई अब लेबर्स की संख्या आ जाएगी 45 गुणा 24 गुणा 6 बटे में 15 गुणा 6 बराबर आ गया इधर में एक्स लेबर्स। आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, एक्स लेबर की संख्या आपको मिल जाएगी। सॉल्व करो, कैसे मिलेगा? 6 और 6 कट गए, ठीक है। ये आ गया 5 बार में, ये आ गया 8 बार में, ठीक। ये 9 बार में गया, तो 9 8 10 72। एक्स बराबर आ गया 72। अगर आपके 72 श्रमिक हों, लेबर्स हों, तो आप इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हो? 15 दिन में कर सकते हो, 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से। समझ में आया क्या? तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको समझा दूँ। क्वेश्चन था ना, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का था। ये किसका क्वेश्चन था? इनवर्स प्रोपोर्शन का, यानी कि व्युत्क्रमानुपात का क्वेश्चन था। कैसे था वो? देखो, वर्क बराबर मैंने बोला टाइम इंटू एफिशिएंसी। समझ रहे हो? तो वर्क अपॉन टाइम बराबर क्या हो जाता है? फिर से एफिशिएंसी। समझ रहे हो? वर्क अपॉन टाइम बराबर हो जाता है एफिशिएंसी। यानी कि अगर मैं क्षमता को बढ़ाता हूँ तो समय कितना लगेगा? कम लगेगा। अगर मैं क्षमता को घटाता हूँ तो समय कितना लगेगा? ज़्यादा लगेगा। समझ रहे हो? अगर मैं वर्कर्स को बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे वर्कर्स अगर मैं बढ़ा दूँ तो समय कितना लगेगा? कम लगेगा। देखा अभी आप लोगों ने इस सवाल में। और वैसे ही अगर मैं समय को बढ़ा दूँ, मेरे पास ज़्यादा समय काम करने के लिए, तो मुझे पर डे कितने वर्कर लगाने पड़ेंगे? कम वर्कर लगाने पड़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या आपको? बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही मैं आपको एक चीज़ और लिख के दिखा दूँ। क्या लिख सकते हैं कि आपका जो कार्य था बराबर लेबर्स की संख्या, ठीक है, श्रमिक, श्रमिक की संख्या, श्रमिक की संख्या, और यहाँ पे आ जाएगा कार्य बराबर श्रमिक की संख्या बटे में समय। अगर आप ज़्यादा समय दोगे तो कम श्रमिक लगेंगे, ज़्यादा श्रमिक दोगे तो कम समय लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये MDH बेस्ड क्वेश्चन था। इसी को बोलते हैं MDH बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि इसको क्या बोला जाता है? मैन डेज आवर्स बेस्ड क्वेश्चन। समझ में आया क्या? यही था आपका MDH बेस्ड क्वेश्चन। अभी मैं इसको MDH कैटेगरी में क्यों डाल रहा हूँ? क्यों फिजूल में मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ। इसका कारण क्या है? ध्यान दो। MDH मतलब मैन डे आवर्स क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं जनरली? देखो, M1 D1 H1 R1 W1, समझ रहे हो, बराबर होता है M2 D2 H2 R2 एंड W2। अभी यहाँ पे टर्म्स को समझ लो। M मतलब मैन होता है, D मतलब डेज होता है, H मतलब आवर्स होता है, R मतलब रुपीज़ होता है, एंड W मतलब
वर्क होता है, समझ रहे हो। मतलब अगर एक कार्य है ना, उसको इतने लेबर्स इतने दिन में इतने समय में कर रहे हैं, और वैसे ही अगर मैं बोलूँ उसके दुगना कार्य, मतलब डब्ल्यू को क्या कर दूँ, 2 टाइम्स कर दूँ, तो यहाँ पे डब्ल्यू आप पुट कर सकते हो, समझ रहे हो। वैसे ही मैं आपको बोलूँ कि इनको काम करने का इतना रुपया मिल रहा है पर डे, और आपको बोले कि इनको काम करने में कितना रुपया मिलेगा, तो आपको कुछ भी फाइंड आउट करना हो आपको यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, समझ रहे हो। जो आपको दिया उसकी वैल्यू डालो, आंसर निकालो। पिछले क्वेश्चन को मैं शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ। मैन कितने थे भाई, 45 लेबर्स थे, डेज कितना था 24, आवर्स कितने थे 6, बटे में वर्क कितना और था 1। वैसे ही नंबर ऑफ मैंस कितने थे दूसरे में पता नहीं, डेज कितने थे 15, आवर्स कितने थे 6, तो ये 6 और ये 6 कट गया, ये आ गया 5 बार में और ये आ गया कितने बार में, 9 बार में, ठीक है। नहीं 3 बचे और ये आ गया 8 बार में, सॉरी ये आ जाएगा 5 1 द 5 और ये 5 9 द 45, तो 9 8 द 72 फिर से, ठीक है। तो x बराबर 72। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप बना सकते हो, MDH बेस्ड क्वेश्चन। ये सिर्फ शॉर्ट ट्रिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, इसको आप एग्जाम में लिख नहीं सकते।